तो हेलो मेरे प्यारे झारखंड के साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट, जिस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में बोले तो हिंदी में इस यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत की, और स्थिर विद्युत की का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी कि विद्युत आवेश क्षेत्र। इस चैप्टर का आज हम 8 क्लास आप लोग के बीच लेके आए, 8 क्लास यानी कि लेक्चर 8। तो लेक्चर 8 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका भी आपको इंट्रो देते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले, और भी एक थोड़ा देखेंगे रिलेशन, वो कोई पॉइंट पे आपको निकालना है कोई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, कि उसका वो फॉर्मूला कितना निकलता है, उन सब चीजों के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है विद्युत क्षेत्र का, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, तो सबसे फर्स्ट आप हेडिंग लगाइए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र को समझना बहुत इजी है। कैसे भाई? विद्युत क्षेत्र को समझने से पहले आपको एक छोटा सा फिगर समझना होगा। वो फिगर क्या है? मान लीजिए यहाँ पे कोई क्यू नॉट आवेश है, क्यू कोई आवेश है, ये बिंदु है, ये क्यू कोई आवेश है, ठीक है। इसके मान लीजिए तो कोई दूसरा परीक्षण है, इस जगह पे आपको यहाँ पे आके कोई फोर्स लगा रहा है, कोई बल लगा रहा है, इसी फोर्स को हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया डेफिनेशन? बिल्कुल समझ में तो नहीं आया होगा, फिर से समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई मकड़ी है, इसको आपको मकड़ी समझनी है, ओके। इसके चारों तरफ इसका जाल बिछा हुआ है। मान लीजिए आप इस जगह पे, इस परीक्षण पे, यानी कि इस दूसरे परीक्षण पे आपने क्या क्या फोर्स लगाया। जैसे ही आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने पे क्या हुआ, ये जो हुआ, ये मकड़ी हिलने लगी। तो कुछ उसी प्रकार से होता है विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र में क्या होता है? किसी आवेश के चारों तरफ का एक वैसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी दूसरे परीक्षण पर से विद्युत बलों का जैसे अनुभव होता है, तो उसी चीज को हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र। ओके, तो डिफिनेशन क्लियर हो गया विद्युत क्षेत्र का। आप फटाफट डिफिनेशन इसका लिखते हैं और आपको फटाफट नोट करते चलना है। ओके, तो इस चीज को करते हैं क्लीन, फिर चलते हैं डिफिनेशन की ओर। तो आपको डिफिनेशन क्या लिखनी है? आपको डिफिनेशन लिखनी है किसी आवेश के चारों तरफ का एक वैसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी दूसरे परीक्षण पर विद्युत बल का अनुभव होती है, उसे क्या नाम देते हैं हम लोग? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आप चाहे तो इस जगह फिगर बना सकते हैं एक छोटा सा, तो फिगर बना लीजिए। वो आप लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं भाई? यहाँ पे मान लीजिए कोई क्यू आवेश है, और इसके बगल में यहाँ पे क्यू नॉट कोई दूसरा चार्ज है, इस पे कोई जगह फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसके फोर्स लगाया, तो ऐसा कुछ आप यहाँ पे चाहिए तो फिगर डिनोट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इस फिगर से आपने डिफिनेशन तो बहुत इजी तरीके से क्लियर कर लिया भाई, तो इसके आगे टॉपिक क्या होगा वो भी तो कुछ चीजें बता दीजिए। इसका डिफिनेशन तो आपने क्लियर कर लिया, इसके आगे भी और कुछ चीजें भाई। वो चीजें क्या है कि अगर आपसे पूछ दे कि ये जो क्यू है, इस आपका जो बीच पे जो क्यू लगा हुआ है, यानी कि जो मकड़ी आपको बताएं, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका स्रोत आवेश, ठीक है। और जैसे यहाँ पे कोई फोर्स लगाया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम है परीक्षण आवेश। ओके, तो आपका क्यू हो गया आपका स्रोत आवेश, दूसरा हो गया परीक्षण आवेश। तो अगर आपसे पूछे कि स्रोत आवेश का मान परीक्षण आवेश के मान से कितनी होनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। या आप एक तरह से इसको नोट में लिख सकते हैं कि नोट देखिए कि स्रोत आवेश का मान परीक्षण आवेश से हमेशा हमेशा ज्यादा होती है। ओके, आप चाहे तो नोट देके लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में काम आएगी। ओके, तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए। और हाँ, ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा वीवीआई है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत दिन से भी देखा जा रहा है कि बहुत ईयर से नहीं पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये सारी चीजें भी कितने दिनों से नहीं पूछी गई है। ओके, तो आप फटाफट इन सारी चीजों को क्लियर करते चलेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वो अगला टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ओके, और आप वो नोट पॉइंट जरूर लिखिएगा कि स्रोत आवेश का मान परीक्षण आवेश से हमेशा ज्यादा होती है। ओके, अब हम इस सारी चीजों को क्लीन कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है। अब लिखना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपको हेडिंग लगानी है। ओके, यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो
विद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई? विद्युत क्षेत्र क्या होता है तो आपने बहुत ही इजी तरीके से डिफिनेशन को क्लियर कर लिया। उसी विद्युत क्षेत्र से आपका निकलेगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता। कैसे भाई निकालते? मान लो यहाँ पे आपने देखा कि मकड़ी था, इसमें चारों और एक इसने मकड़ी का जाल बिछाई थी और इस जगह पे इसको कोई फोर्स का इसको अनुभव हुआ, तो कुछ फील हुआ, तो इस पे कोई बल का। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपने ये फिगर में पढ़ा था, तो ये भी कुछ वैसे ही है। इसको भी समझने के लिए आपको एक थोड़ा सा ट्रिक याद रखनी होगी। वो ट्रिक है आपका इतना फालतू क्वेश्चन, यानी कि इतना फालतू क्वेश्चन। ठीक है, इतना फालतू क्वेश्चन का यहाँ कहने का मतलब है, इससे आपका डिफिनेशन किस तरह से निकलेगा वो चीजें अभी आप नोटिस कीजिए। ठीक है, बोल रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इस बल को हम लोग नाम दे देते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश प्रति इकाई धनावेश पर जो भी फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोग क्या नाम दे देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्लियर हो गया इसका डिफिनेशन? विद्युत क्षेत्र यानी बात कर रहा है इस क्षेत्र का। ओके, तो इस पे जो भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फटाफट उस चीज को अभी नोट कीजिएगा। फटाफट मैं इसका डिफिनेशन लिखती हूँ, तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं या फिर बाद में लिखें, तो वो भी बात सही है। ओके, तो अब हम इस चीज को क्लीन कर देते हैं और इसका डिफिनेशन आपको लिखने का तरीका बताते हैं। आपको क्या लिखना है? किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई धनावेश पर लगने वाली विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। ओके, और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि इसे ई वेक्टर द्वारा सूचित की जाती है। मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि वेक्टर यहाँ इसलिए लगाएं क्योंकि ये जो है ना विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये आपका सदिश राशि है, इसलिए। ओके, आपने समझ गया कि वेक्टर क्यों लगाएं। और फॉर्मूला मैंने क्या बताई थी? फॉर्मूला मैंने बताई थी कि ई वेक्टर इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिखिए एफ बल जो भी है वो भी आपका सदिश है, और यहाँ पे जो क्यू नॉट है वो आपका अदिश राशि। क्यू नॉट का बात कर रहे हैं, कोई परीक्षण आवेश। ओके, तो आपने क्लियर कर लिया सारी चीजें को। अब आपको क्या करना है, इससे क्या फॉर्मूला को निकालते हैं वो चीजें अभी आप देखिए। तो ई वेक्टर को आपको पता है, ये बल का ऐसे मात्रा आपको पता है कि न्यूटन होता है भाई, ये जो आवेश है इसका ऐसे मात्रा कूलम होता है, तो न्यूटन पर कूलम, ये आपका क्या निकल जाता है? फॉर्मूला निकल जाता है। क्लियर हो गया आपको ये फॉर्मूला? अब इसी फॉर्मूले से आपको डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालने वो चीजें मैं अभी आपको सिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप सबसे पहले कीजिएगा कि न्यूटन जो है उसका आपको पता होगा कि बेसिकली जो निकलता है, जैसे न्यूटन को आप अगला स्टेप में तोड़ते हैं तो न्यूटन आपका क्या किस चीज में टूट जाता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो आपको उसी तरह तोड़ना है, केजी मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर में। अगर बात करें कुलम्स का, तो कुलम्स भी कुछ ऐसे ही होता है, ये होता है एम्पियर सेकेंड। तो यहाँ पे पावर आपका -1 दिया गया है, दोनों पे आपको -1 पावर देनी होगी। ओके, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप का। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जो केजी को केजी और मीटर आपका किया, मीटर सेकेंड और सेकेंड आपका मिलकर क्या हो जाएगा? सेकेंड पे पावर -3 और ए पे पावर -1 ही रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आप कीजिए, केजी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? एम लिख सकते हैं, और एम की जगह पे आप एल लिख सकते हैं, और एस की जगह पे टी लिख सकते हैं, ए की जगह पे आपका ए ही रह जाता है। अब बात करें यहाँ पे पावर -3, यहाँ पे पावर -1 आप लगा दीजिए, निकल के आ गया आपका ये डायमेंशनल फॉर्मूला। और एक हाँ, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही हो कि ये कैसे हुआ भाई, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरा लेक्चर 6 जाके देख लें, उसमें मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप निकाल सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। मैंने एक रामबाण तरीका बताई है, वो रामबाण तरीका अगर आपको पता चल गया तो आप क्लास 12 फिजिक्स के कोई भी जितने भी सारे डायमेंशनल फॉर्मूला उसको निकाल सकते हैं। ओके, एक हाथ दो ही मिस होगा, बाकी सारा आप निकाल सकते हैं। ओके, तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए और ये आपका हो जाएगा विमीय सूत्र। तो यहाँ हम वो भी चीजें लिख देते हैं, इसका लास्टली वीमा निकल के जो आएगा, ये वीमा आएगा एम एल टी पर -3 और ए पर -1। ओके, क्लियर हो गया आपको ये डिफिनेशन और इसका विमीय सूत्र, ये रहा आपका फॉर्मूला। ओके, आप इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आपको ले चलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की ओर। तो इसको आपने भी नोट कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की ओर। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है वो भी समझना बहुत इजी है भाई। जैसे आपने इन दोनों डिफिनेशन को क्लियर किया, उसको भी आप कर सकते हैं क्लियर बहुत ही इजी तरीके से। ओके,
और हाँ, ये टॉपिक भी आपका VBI ही रहता है। मैंने बता दी थी आपको स्टार्टिंग में ही कि ये चारों जो टॉपिक मैं बताऊंगी आज का, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, अब बात कर लेते हैं आपका ये इलेक्ट्रिक डायपोल वो क्या होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए हेडिंग को, यहाँ पे आप विद्युत द्विध्रुव ले लीजिए। ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है भाई? विद्युत द्विध्रुव को समझना बहुत इजी है। उसको समझने से पहले आपको एक छोटा सा फिगर समझना होगा। मैं आपको पता होगा कि मैं सारे चीजें फिगर बता के आपको क्लियर कराती हूँ, तो उस तरह भी आपको फिगर बतानी होगी, तब जाके आप क्लियर कर सकते हैं डिफिनेशन। तो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये दोनों जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप -q चार्ज दे दीजिए, इस पॉइंट पे आप +q चार्ज दे दीजिए, और इनकी मध्य डिस्टेंस आपका हमेशा हमेशा 12 होनी चाहिए, ठीक है। और फिर d भी बोले या फिर 12 बोले, बात बराबर है। तो क्या इसका डेफिनेशन हम बना सकते हैं? दो चार्जों का एक सिस्टम है, दो चार्जों का एक सिस्टम है, यानी कि निकाय है, उसको बोल सकते हैं। तो वैसी निकाय जिसमें किसी दो आवेशों का समान परिमाण तथा उसका अल्प दूरी से अगर उसकी दूरी को पृथक की जाती है, यानी उसकी दूरी को आप रखे जाते हैं कम से कम दूरी तक, तो उस चीज को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। फिर से आप इसका डिफिनेशन समझिए। इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि वैसी निकाय जिसमें किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के दूरी को अल्प दूरी तक पृथक की जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ आप समझ रहे होंगे कि समान परिमाण ये क्या बोल रहे हैं भाई, और विपरीत प्रकृति ये क्या बोल रही है, नहीं समझ में आ रही है। आप अभी फटाफट समझिए। जो समान परिमाण जो है, यानी कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 10 कूलम, अगर आप परिमाण का बात करें तो यहाँ अगर आपका 10 कूलम है तो यहाँ भी आपका 10 कूलम ही रहेगा। और प्रकृति का बात करें तो यहाँ देखिए नेगेटिव और यहाँ आपका पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, बट आपका जो भी रहेगा परिमाण वो हमेशा हमेशा दोनों पॉइंट पे सेम रहेगा। ओके, तो इस चीज को हम करते हैं क्लियर, फिर आपको डिफिनेशन हम अभी बताते हैं। ओके, लिखना कैसे है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वैसी निकाय जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को अल्प दूरी से पृथक की जाती है, तो इसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया इसका डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन क्या कहता है भाई? पहले हम इस फिगर को बनाते हैं, फिर दूसरा इसका फिगर है यहाँ पे -q, ये रहा +q, यहाँ पे इसका डिस्टेंस 12 होनी चाहिए, d बराबर 12। तो इसका फिगर से आप इसका डिफिनेशन कैसे क्लियर किया, अभी क्लियर कीजिए, ठीक है। तो क्या बोले हम कि वैसी निकाय की जो सिस्टम है, वैसी निकाय जिसमें दो समान परिमाण और उसका विपरीत प्रकृति, यानी कि पॉजिटिव ये नेगेटिव विपरीत प्रकृति को यदि आप कम दूरी में रख देते हैं, पृथक कर देते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। क्लियर हो गया इसका डिफिनेशन, इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आपको ले चलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की ओर। ओके, अब हम इस चीज को क्लीन कर देते हैं। ये भी आपका VBI है, ठीक है। अब आप समझिए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आघूर्ण का बात कर रहा है भाई, कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या होती है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझना बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझने से पहले एक फॉर्मूला समझनी होगी। वो फॉर्मूला है P = Q × 12। तो इसी फॉर्मूले से आप इसका डिफिनेशन कैसे निकाल सकते हैं वो अभी आपको पता चल जाएगी। देखिए, P कोई विद्युत द्विध्रुव है, किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण लिए हम, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को यहाँ पे इंटू कर दिए, दो दूरी है यहाँ पे 12, गुणनफल को उसको नाम दे देते हैं हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए आप लोग। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है
और ये आपका कोई दूसरा पॉइंट है, ठीक है, Q2। तो अगर आप इन दोनों दूरी को किसी विद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, देखिए इन दोनों का आवेश का तो परिमाण सेम रहता है, भले इसकी प्रकृति जो है वो विपरीत हो, यानी कि अलग प्रकार का हो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो, बट इसका परिमाण हमेशा हमेशा के लिए सेम रहता है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम किसी एक आवेश का परिमाण लिए और उन दोनों आवेशों का क्या बोल रहे हम की दूरी, यानी उसकी दूरी को अगर आप गुणनफल कर देते हैं तो उनको हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के मध्य दूरी को गुणनफल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो फटाफट लिखते हैं इसका डेफिनेशन और इसका डेफिनेशन आप फटाफट नोट कीजिए। ओके, क्या कहता है डेफिनेशन? डेफिनेशन कहता है किसी विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश का परिमाण तथा किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसको समझना बहुत इजी है भाई, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इसे पी वेक्टर द्वारा सूचित की जाती है क्योंकि ये भी सदिश है। ओके, तो ये भी डिफिनेशन आपका क्लियर हो गया। क्या कहता है? पी वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 12, कोई एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर हो गया इसका डेफिनेशन। आप चाहें तो इसका और एक स्टेप लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला का, यानी बात करें तो इसका जो भी निकलेगा एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट का बात करें तो इसका एसआई यूनिट यानी कि मात्रक लिख देते हैं एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक निकालना बहुत इजी है। देखिए आवेश जो है उसका एसआई मात्रक कूलम होता है। कूलम भाई ये जो लेंथ है यानी लंबाई उसको मीटर में लेते हैं, इसलिए इसका एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम मीटर। ठीक है, आपने डेफिनेशन क्लियर कर ली, कूलम मीटर। ओके, क्लियर हो गया आपका ये डेफिनेशन। अब क्या करना है आपको, अब उसके आगे आपको सारी चीजों को नोट करते चलना है। मैंने अभी तक जितनी सारी चीजों को बताई है। ओके, तो फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं। अब हम इस चीज को क्लीन कर देते हैं। ओके, आपने ये भी डेफिनेशन बहुत ही इजी तरीके से समझ लिए। अब आपको नेक्स्ट समझना है, एक आपका रिलेशन आता है, वो रिलेशन है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको व्यंजक प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो क्या आपने कूलम्ब लॉ में पढ़ा है? F इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2/R², ऐसे कुछ। तो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि अगर बोला यहाँ पे कोई बिंदु आवेश, हमको वो पॉइंट नहीं पता है भाई, वो पॉइंट क्या, तो हम लेट कर लेते हैं, वो पॉइंट मेरा Q0 है, तो वहां पे लिखेंगे हम Q0 आवेश पर जो भी फोर्स लगेगा उस फोर्स को। ओके, तो फोर्स तो मुझे पता ही है भाई, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे Q0 आवेश पर लगने वाला बल, Q0 आवेश पर लगने वाली बल। ओके, Q0 आवेश फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 नहीं, बस आपको Q लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Q0 दे रखा है, तो Q और Q0 होगा और दूसरा हो जाएगा आपका R स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो हो जाता है, ये हो जाता है बल, यानी कि किस चीज का? कूलम्ब बल। तो कूलम्ब बल इज इक्वल टू 1/4 Q Q0 बाय R स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? क्यों? क्योंकि यहाँ पे Q0 की जगह पे हमको इतना बोला है लिखने के लिए। ओके, तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? आप क्या जानते हैं? आप अभी ताजा ताजा आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता इतना फालतू क्वेश्चन। ठीक है, जानते हैं आप इस फॉर्मूले को? तो आप यहाँ पे लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं इज वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका? F बाई क्यू। ठीक है, तो F बाई क्यू हो जाता है आपको। आप यहाँ पे वेक्टर नहीं भी लगाएं वो भी चलेगा, आप लगाए भी वो भी चलेगा, तो आप आपका मन, आप जो कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर लगाएं या फिर नहीं लगाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप क्या किए? अब आप क्या किए? जो F है उस जगह पे आपको इस वैल्यू को पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्यू नॉट था। ठीक है, E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। ओके, ये सारी चीजें थी आपको वहां पे। अब क्या करना है? इस जगह पे आपको वैल्यू पुट करनी है। एफ जगह पे आपको पता है आपका मान 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, और नेक्स्ट जो आपका हो जाता है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से आपका क्यू नॉट ये खत्म हो जाता है। लास्टली आपका क्या बचता है? इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका बच के आता है ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला को अगर आप समझ लिए कैसे आया, तो ये फॉर्मूला सभी डेरिवेशन में आपका यूज होगा। ठीक है, एक्सियल इक्वेटोरियल कोई भी अगर डेरिवेशन का बात करें तो उसमें ये फॉर्मूला आपका बहुत काम आएगा। तो आप इस फॉर्मूले को कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।